28 फरवरी 2026 की सुबह जब ईरान के लोग सोकर उठे तो जंग शुरू हो चुकी थी। ईरान देश पर 500 मिसाइलें एक ही रात में, 2-4 ठिकाने एक साथ आग की लपटों में। और सबसे मेन 86 साल का वो आदमी जिससे पूरी दुनिया डरती थी, वो एक ही मिसाइल में मारा गया। दुनिया की सेफ कंट्री मानने जाने वाली दुबई में भी धमाके हुए, अमेरिका के 3 सैनिक शहीद और एक पूरा देश जो 47 साल की नफरत के बाद आग की लपटों में। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है जो आप आज सुनी और कल भूल जाओगे। ये वो जंग है जो तुम्हारी पेट्रोल की प्राइस बदलेगी और पता नहीं कितने लोग मरेंगे, कितनों की जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए अगले कुछ मिनट सिर्फ मेरे साथ रहो, पूरी कहानी सुनो 1979 से लेकर आज तक आखिर हो क्या रहा है। साल था 1979। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग थे, नारे लग रहे थे, गोलियां चली, आखिर में सत्ता पलट गई। शायद जो ईरान पर राज करता था और अमेरिका का करीबी दोस्त था, बढ़ते विरोध के बीच 1979 में ईरान छोड़कर भाग गया। शाह की जगह आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी, एक धार्मिक नेता। लेकिन खोमेनी अमेरिका के खिलाफ थे। उन्होंने आते ही कहा, अमेरिका महाशैतान है, इजराइल छोटा शैतान है। खोमेनी की सरकार आते ही कुछ ही महीनों में ईरान के तेहरान में स्थित अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा हुआ। 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इनको होस्टेज बनाकर ईरान ने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि नई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पार्टी अब वेस्टर्न पावर, खासकर यूनाइटेड स्टेट के दबाव में नहीं आएगी। पहले का ईरान जो अमेरिका का खास था, अब वो खत्म हो चुका है। अब ईरान अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेगा। इस इंसिडेंट ने यूएस ईरान के रिलेशन तोड़ दिए, डिप्लोमेटिक टाइट्स खत्म कर दिया, सैंक्शन की शुरुआत करवाई। फिर ईरान ने यूनाइटेड स्टेट और इजराइल से लड़ने के लिए युद्ध की बजाय एक प्रॉक्सी स्ट्रेटेजी अपनाई। वो खुद हर जगह लड़ने नहीं गया, बल्कि अलग अलग देशों में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट किया जो यूएसए और इजराइल के खिलाफ थे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुतीज, इराक में अलग अलग मिलिटेंट्स। इनको दिए गए हाईटेक वेपन्स, फंडिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट। ईरान का मकसद था अमेरिका के इन्फ्लुएंस को गल्फ कंट्रीज में कम करना। इसके लिए ईरान को इजराइल पर दबाव बनाना था, क्योंकि इजराइल यूएसए का दोस्त था। अगर इजराइल पर दबाव बनाना है तो सिर्फ एक बॉर्डर से नहीं, बल्कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरफ से दबाव बनाना होगा। और अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से कमजोर करना है तो उसके गल्फ कंट्रीज में स्थित मिलिट्री बेसेस को लगातार चैलेंज करो। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट वॉरफेयर। साल 2000 के बाद ईरान ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू किया। ईरान से ऑफिशियली बयान आते रहे कि ये सिर्फ पीसफुल एनर्जी प्रोग्राम है, लेकिन इजराइल और वेस्टर्न कंट्रीज को शक था कि फ्यूचर में ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी वाला देश बन जाएगा। फिर 2015 में आया बड़ा मोड़। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के समय एक डील साइन हुई, ईरान न्यूक्लियर डील। डील की शर्तें साफ थी। ईरान यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाना कम करेगा। यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाने से ही न्यूक्लियर वेपन बनते हैं। इसे बढ़ाने के लिए जिन मशीन का यूज होता है उनकी संख्या भी कम करनी होगी। और सबसे मेन, ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए खोल देगा, जिससे IAEA के एक्सपर्ट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जाकर चेक कर सकेंगे कि यूरेनियम कितना बन रहा है, मशीन की संख्या कितनी है। अंदर कैमरे और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाएंगे, मतलब ये वेरीफाई करेंगे कि प्रोग्राम पीसफुल है या नहीं। इसके बदले यूएस सैंक्शन हटाएगा। कुछ टाइम तक टेंशन खत्म हुई, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट फिर से शुरू हुआ, इकोनॉमी थोड़ी सी सही हुई। लेकिन फिर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को हटा दिया और कहा ये एग्रीमेंट कमजोर है, इससे ईरान नहीं रुकेगा। फिर शुरू हुआ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, कड़े सैंक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर रेस्ट्रिक्शन। इससे ईरान की इकोनॉमी गिरने लगी, करेंसी कमजोर हुई। 2020 में हालात और गंभीर हो गए, जब ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री कमांडर क्विसिम सोलेमानी को बगदाद में यूएस ने ड्रोन अटैक से मार दिया। इसके बदले में ईरान ने इराक में स्थित यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल अटैक किया, लेकिन कोई ओपन वॉर नहीं हुई। फिर ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया कि इजराइल कवर्ट ऑपरेशन से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को धीरे धीरे मार रहा है। ईरान का कहना था इजराइल का मकसद साफ है, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दो तो प्रोग्राम धीरे चलेगा। फिर हुआ ईरान पर साइबर अटैक, एक मालवेयर जिसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की मशीनों को अंदर से डैमेज कर दिया। लेकिन सैंक्शन, साइबर अटैक और कवर्ट ऑपरेशन के बावजूद ईरान ने यूरेनियम में 235 की मात्रा बढ़ाना कंटिन्यू रखा और 60% तक बढ़ा दी। एटॉमिक वेपन बनाने के लिए 90% चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जो दशकों में नहीं हुआ था। करीब 1200 इजरायली मारे गए।
इसराइल को पता था इसके पीछे सिर्फ हमास नहीं है बल्कि ईरान का फुल सपोर्ट है। फिर दुश्मनी और बढ़ी और फिर पहली बार सीधी टकराहट हुई। अप्रैल 2024 में ईरान ने इसराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। लेकिन इसराइल अकेला नहीं था, अमेरिका और उसके एलाइज की हेल्प से ज्यादातर मिसाइल्स को रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया गया। दुश्मनी यही नहीं रुकी, अक्टूबर 2024 में इसराइल ने जवाब दिया, ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल फैक्ट्रीज पर बड़े हमले किए। लेकिन जून 2025 में इसराइल ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। करीब 12 दिन तक जंग चली, मिसाइलें, हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई लगातार होती रही। फिर अमेरिका भी इसमें शामिल हुआ और उसने नताज, फोर्दो और इस्फहान जैसी ईरान की मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक की। आखिरकार फिर सीज फायर हुआ, लेकिन यह सीज फायर बड़े वॉर से पहले की खामोशी थी। दिसंबर 2025 सैंक्शन की वजह से ईरान की करेंसी रियाल इतनी गिर चुकी थी कि हालात बेकाबू होने लगे। महंगाई 50% से ऊपर चली गई, बाजार में चीजें महंगी होती जा रही थी, आम लोगों के लिए जरूरतें पूरी करना ही मुश्किल होती जा रही थी। और फिर गुस्सा सड़कों पर उतर आया। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुए, लाखों लोग सड़कों पर थे, नारे लग रहे थे, खामेनेई को मौत। सरकार ने इनसे बात करना सही नहीं समझा, ऑर्डर दिया फायरिंग। इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करीब 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरानी सरकार ने कहा संख्या 3,117 है। सच जो भी हो, देश के अंदर हालात खतरनाक होते जा रहे थे। उधर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर कहा, प्रोटेस्ट जारी रखो, अमेरिका ईरान के लोगों के साथ खड़ा है। फिर जनवरी 2026 में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी। अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ की तरफ भेजे, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। लेकिन 27 फरवरी को IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खुलासा किया, ईरान ने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट फैसिलिटी में हाईली U-235 मात्रा वाला यूरेनियम छुपा रखा है। यहीं से खेल बदल गया। और फिर आई 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान के आसमान में धमाके शुरू हुए। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन का इजराइल ने नाम रखा ऑपरेशन रोरिंग लोइन और अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फुरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए। तेहरान, इस्फहान, करीब 2000 टारगेट्स पर स्ट्राइक्स हुई। निशाने पर थे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, 300 प्लस मिसाइल साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी बेसेस और सरकारी इमारतें। सिर्फ 24 घंटों में 1200 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस B-2 बॉम्बर का यूज किया। फिर ट्रंप ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, ईरानी लोगों अपनी सरकार संभालो। फिर वो खबर आई जिसने दुनिया को हिला दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी तेहरान के अपने परिसर पर हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए। ईरानी मीडिया ने इस खबर को टीवी पर रोते हुए दी। در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی. लेकिन ईरान ने तुरंत रिएक्ट किया। 70 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल और गल्फ की ओर दागे। ईरान ने उन देशों पर हमले किए जहां यूएस के मिलिट्री बेस जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, यहां तक कि ओमान भी नहीं बचा। इस युद्ध में 200 प्लस सिविलाइजेशन ईरान के मारे गए, इजराइल के 12 प्लस लोग, गल्फ और लेबनान में 40 प्लस, अमेरिका के 3 सैनिक शहीद। इतिहास बताता है कि जंग शुरू करना आसान है, खत्म करना नहीं। युद्ध में सबसे ज्यादा कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।